जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का ओवरव्यू मैंने पहले वीडियो में दिया था, जिसमें मैंने बताया था ब्रांच क्या होती है, ब्रांच अकाउंट क्या होता है, ब्रांच कितने तरीके की होती हैं, ब्रांच में कौन कौन से मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ मैंने पहले वीडियो में बताया था। और दूसरे वीडियो में ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड डेटर्स मेथड मैंने स्टार्ट किया था और उसमें कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं और ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको डिटेल में समझाया था। साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये केवल कहने को है, ये डेटर्स मेथड है। कोई भी मेथड होगा, चाहे वो डेटर्स मेथड हो, चाहे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हो, चाहे फाइनल अकाउंट मेथड हो और चाहे होलसेल मेथड हो, वो हर जगह वही वाली जर्नल एंट्रीज और वैसा ही फॉर्मेट ब्रांच अकाउंट का बनेगा। उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन 85 से 90% का फॉर्मेट वही रहेगा जो मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था। तो आज से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं डेटर्स मेथड में। देखिए, क्वेश्चन जब करेंगे तो हमने आपको बताया था कि ब्रांच को जब माल भेजा जाता है हेड ऑफिस के द्वारा, तो वो दो तरीके से भेजा जाता है और दो तरीके से ऑफर दिया जाता है ब्रांच को माल अपना बेचने के लिए। पहली कंडीशन होती है कि लागत पर माल दिया जाता है ब्रांच को और वो केवल नगद में बेचती है। दूसरी कंडीशन होती है लागत या बीजक पर माल दिया जाता है ब्रांच को, वो नगद और उधार दोनों तरीके से माल बेचती है। देखिए, जब माल आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल केवल नगद में माल बेचती है ऐसा क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे। और जब मुझे इम्पॉर्टेंट लगता नहीं है तो मैं वो पढ़ाऊँगा नहीं आपको, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग फॉर्मेट में कम से कम ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देगी यूनिवर्सिटी आपको, तो इस वजह से मैं वो नहीं बताने वाला हूँ। हम लोग जो आज से क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ऐसा होगा जिसमें हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को माल भेजा जाता है और ब्रांच उस माल को उधार और नगद दोनों ही तरीके से बेचती है। देखिए, होता क्या है, जब माल उधार में भी बेचा जाता है तो डेटर्स जनरेट हो जाते हैं। भाई, जैसे माल उधार में बेचा गया तुरंत देनदार बन जाते हैं। अब देनदार जब बन जाते हैं तो हमको तीन वैल्यूज चाहिए होती हैं डेटर्स के संदर्भ में। कौन कौन? एक तो ओपनिंग डेटर्स चाहिए होते हैं, दूसरे क्लोजिंग डेटर्स चाहिए होते हैं और नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए होती है। अब इन तीनों में से जो कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, तो हम लोग डेटर्स अकाउंट भी चल करके बनाएंगे और देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज जो हमारा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाए। तो क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है। पटना के श्री पन्नालाल की एक शाखा कानपुर में है। शाखा के पास लागत मूल्य पर माल भेजा जाता है। देखो, मैंने कहा था लागत पर माल भेजा जाता है। शाखा के सभी व्ययों का भुगतान पटना से होता है, मतलब हेड ऑफिस ही सारे खर्चों का पेमेंट करता है। तथा शाखा केवल विक्रय बही एवं देनदारों का खाता रखती है। शाखा द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित सूचनाओं से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता एवं देनदार खाता बनाइए। इन्फॉर्मेशन ऐसी है, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, क्रेडिट सेल से 75,000, कैश सेल से 50,000, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स है 30,000, सन्ड्री डेटर्स है हमारा 55,000 मतलब 55,000, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है 90,000, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस ये है हमारा 10,000। देखो, हमारे पास में ओपनिंग डेटर्स नहीं है। हाँ, मेरे पास ओपनिंग डेटर्स नहीं है, क्रेडिट सेल्स है मेरे पास, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है और क्लोजिंग डेटर्स हैं, ओपनिंग डेटर्स नहीं है। तो ब्रांच अकाउंट बनाने से पहले हम लोग को डेटर्स अकाउंट बना करके ओपनिंग डेटर्स निकालने होंगे। जब उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे देन हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और यही करना होता है, जहाँ जहाँ उधार में माल बेचा जाए क्वेश्चन के अंदर पढ़ना नेट क्रेडिट सेल्स कहीं लिखी मिल जाए या क्रेडिट सेल्स लिखी मिल जाए, तो इसका मतलब है कि उधार में माल बेचा जा रहा है। और जब जब उधार में माल बेचा जाएगा तुरंत वहाँ पर डेटर्स जनरेट हो जाते हैं, मतलब तुरंत देनदार बन जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में तीन वैल्यूज़ हमको चाहिए ही चाहिए। क्या क्या होती हैं वो? हमको नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स चाहिए, ओपनिंग डेटर्स चाहिए और क्लोजिंग डेटर्स चाहिए। ये वैल्यूज़ अगर हमारे पास में हैं तो फिर हमको डेटर्स अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमें डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। वैसे नेट क्रेडिट सेल्स का हमारे पास कोई यूज़ नहीं होता है, हमको बेसिकली तीन वैल्यूज़ ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ही चाहिए होता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो देखिए हम लोग को बनाना तो है ब्रांच अकाउंट, लेकिन ब्रांच से भी पहले हम लोग बनाएंगे डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखिए डेटर्स होते हैं संपत्ति, और संपत्तियों का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। इस वजह से हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD। आप अपने समझने के लिए ओपनिंग डेटर्स लिख सकते हैं, अपने समझने के लिए, ठीक है ना। लेकिन है नहीं मेरे पास तो छोड़ दीजिए। है क्या क्या मेरे पास में, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है क्रेडिट सेल्स, मतलब उधार बिक्री। देखो जब उधार बिक्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, जब उधार बिक्री होगी तो एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये कस्टमर कौन है, डेटर बन जाएगा हमारा, है ना। तो वो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री होगी। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, डेटर्स अकाउंट बना रहा हूँ। इस वजह से क्रेडिट सेल्स को कहाँ पोस्ट किया जाता है, डेबिट साइड में। क्या लिख करके इसको पोस्ट किया जाता है, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने की क्रेडिट सेल्स हुई है, तो 75,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स हुई है। उसके बाद में डेटर्स से कैश मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, क्वेश्चन में दिया है रिसीव फ्रॉम डेटर्स 30,000। देनदारों से 30,000 रुपये मिले, देनदारों से 30,000 मिले, एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स क्रेडिट हो गए तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग करोगे बाई कैश अकाउंट, कितना, 30,000। फिर क्लोजिंग डेटर्स हैं तो बाई बैलेंस CD। क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है सन्ड्री डेटर्स ऑन 31 मार्च 2017 55,000। 55,000 रुपये के हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स हैं। बस इसका टोटल कर लिया, 55 और 30 85, यही यहाँ ले आए 85,000। 85 से 75,000 हटा दिया तो 10,000 का ओपनिंग डेटर्स आ गया। ये कैसे आए, तो बैलेंसिंग फिगर हो गया है, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा ओपनिंग डेटर्स आ गया है, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर सेल्स रिटर्न होती तो क्रेडिट में लिखा जाता है बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट। अगर डिस्काउंट होता तो बाई डिस्काउंट अकाउंट। अगर बैड डेब्ट्स होता तो बाई बैड डेब्ट्स अकाउंट। अगर अलाउंसेस दिए जा रहे होते तो बाई अलाउंसेस अकाउंट। सब कुछ इधर होता है। डेबिट साइड में केवल दो वैल्यूज आती हैं, टू बैलेंस BD और टू सेल्स, बस। बाकी डेटर्स के संदर्भ में जो कुछ भी होता है वो सब क्रेडिट पोस्ट होता है। तो हमको तीन वैल्यू चाहिए थी, तीनों हमारे पास हो गई। कौन कौन, ओपनिंग डेटर्स 10,000 हो गए हैं मेरे पास, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 30,000 हो गया मेरे पास, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 55,000 ये भी हो गया। अब इसके आधार पर चलते हैं और देखते हैं ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। बहुत सिंपल सा इस तरीके से मैं समझाता हूँ आपको कैसे बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। तो अब हम लोग बनाते हैं पटना ब्रांच अकाउंट। इसका फॉर्मेट वही सेम अकाउंट वाला जैसा बनता है, बस डेट नहीं रहती है, ये ध्यान रखना है हम लोग को। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट का कॉलम नहीं रहता, डेट की आवश्यकता नहीं होती है इधर। तो फॉर्मेट में लास्ट डे आपको पढ़ा ही चुका हूं, बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में है कौन कौन मेरे पास, तो एक तो डेटर्स मैं अभी कैलकुलेट करके आया हूं, डेटर्स ये कितना था 10,000। दूसरा स्टॉक, ये है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को, ये भी 10,000 का है। देखो कैश फर्नीचर वगैरह कुछ तो नहीं है जी, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो इसका टोटल करके मैंने 20,000 बाहर कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ,
तो माल भेजा गया हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। कितना माल भेजा गया? तो गुड्स सेंट टू ब्रांच है आपका 90,000 रुपया। क्वेश्चन में लिखा है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। बात तो एक ही है, चाहे ब्रांच कहे कि हमने हेड ऑफिस से प्राप्त किया और चाहे हेड ऑफिस कहे कि मैंने ब्रांच को भेज दिया। और हम लोग यहाँ पर गुड्स सेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये लेजर पोस्टिंग हम लोग हेड ऑफिस की बुक में करते हैं। लास्ट डे मैं आपको बता चुका हूँ ये लेजर पोस्टिंग इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस होती है, इस वजह से सो सिंपल कर लिया। उसके बाद में ब्रांच के खर्चों के लिए पेमेंट किया है हेड ऑफिस ने, तो टू कैश अकाउंट। अगर अलग अलग दिया होता तो मैं लिख लेता कौन कौन से खर्चे हैं। यहाँ सीधा लिखा था एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस फॉर ब्रांच 10,000, तो सीधा मैंने 10,000 ये लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद में ब्रांच जितना माल बेच पाती है नगद और उधार दोनों मिला करके, वो पैसा भेज देती है हेड ऑफिस के पास। तो क्या यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। देखो जब केवल नगद में माल बेचा जाता है और उधार में माल बेचा जाता है तो यही फर्क होता है। अगर केवल नगद में माल बेचा जा रहा हो तो डेटर्स नहीं होते, और यहाँ पर बैंक में सीधा बैलेंस होता है, वही लिखा जाता है। लेकिन जब कभी भी क्रेडिट में सेल्स हो रही होती है और कैश में भी सेल्स हो रही होती है तो हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजा जाता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर दो वैल्यूज लिखेंगे। देखो एक तो आपने जो नगद में माल बेचा कैश सेल्स आपने करी है 50,000, 50,000 रुपये का नगद माल बेचा है, ये भेजोगे, प्लस रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये कितना 30,000, 30,000 देनदारों से मिल गया, ये भी तो आप हेड ऑफिस को भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस सारे खर्चों का पेमेंट हेड ऑफिस ही करता है, तो आप थोड़े रोकोगे अपने पास। ये कितना हो जाएगा 80,000, आप हेड ऑफिस को तुरंत भेज देंगे। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो क्लोजिंग एसेट्स हैं हमारे पास में और कुछ नहीं है, तो बस यहाँ पर लिखेंगे बाय सन्ड्री एसेट्स। अब सन्ड्री एसेट्स ये हैं कौन कौन हमारे पास? तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास वही क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स हैं। तो स्टॉक है हमारे पास और डेटर्स हैं, कौन से? क्लोजिंग वाले। स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में 12,000 का और क्लोजिंग डेटर्स हैं हमारे पास 55,000 के। तो ये हमारा टोटल हो गया 5 2 7 और 5 1 6, 67,000। अब इसका टोटल करिए, ये टोटल कितना आएगा हमारा 7, ये ऐसे ही आ जाएगा, 8 और 6 14, 1,47,000। यही 1,47,000 हम लोग यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर देखा कितना टोटल है हमारा, तो 9 1 10 और 2 12, 1,20,000। यहाँ पर प्रॉफिट आ गया हमारा 27,000। क्या लिखेंगे? टू जर्नल पीएल अकाउंट। और इस तरीके से हमारा ब्रांच अकाउंट भी बन गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता हो जब 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो उसमें उठा के आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात आती है कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। सर आपने एंट्री तो बता दी है, आपने डेटर्स अकाउंट बता दिया, ब्रांच अकाउंट बता दिया, कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बता दिए जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री की रूलिंग में आपको बता के आया हूँ इससे पहले वाले वीडियो में ही। और जब आपसे ये क्वेश्चन आएगा तो जर्नल एंट्री मोस्टली नहीं पूछी जाएंगी, आपसे केवल अकाउंट ही पूछा जाएगा। तो अकाउंट पूछा जाएगा, अकाउंट बना देंगे। कुल मिलाकर अगर आप जर्नल एंट्री करना चाहते हैं तो देखिए 1 2 3 और 4, इन चारों के लिए ही आप डेबिट में लिखेंगे पटना ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, टू अलग, ये पहली एंट्री हो गई, टू गुड्स एंड टू ब्रांच दूसरी एंट्री हो गई, टू कैश अकाउंट तीसरी, टू जनरल पीएल चौथी। ऐसी इन चारों के लिए ही डेबिट है पटना ब्रांच अकाउंट। ओके, और ये क्रेडिट है जो नाम यहाँ लिखे हैं। उसके बाद में ये 1, ये 2 और बस 2, ये 2 जो नाम लिखे हुए हैं इनके लिए पटना ब्रांच अकाउंट क्रेडिट है।
तभी तो एक क्रेडिट में पे पोस्ट हुई हैं। यहाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पटना ब्रांच अकाउंट, और यहाँ पर एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पटना ब्रांच अकाउंट। बस इस तरीके से जर्नल एंट्री हो गई। तो उम्मीद है बहुत ही आसानी के साथ में आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहाँ पर हम देखेंगे कि जब हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर माल भेजा जाता है तो उसके लिए अकाउंटिंग कैसे करी जाती है।